हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका हरी कंपटीशन एकेडमी में। आज का ये वीडियो लेक्चर दोस्तों जो शिक्षक और सहायक शिक्षक का पेपर हुआ, ठीक है, उनके मैथ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों से लेकर है। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स का क्वेश्चंस काफी आसान रहा, जबकि जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको मैथ्स के प्रश्नों ने काफी उलझा के रखा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो पेडागोजी से ना पूछ करके केवल आपका अंकगणित से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यामिति क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए एक आकलन करके देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है और उनके मॉडल आंसर के रूप में क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो, ठीक है, क्वेश्चन है जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ये पहला पेपर जो आपका हुआ शिक्षक, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। और मैंने जो क्वेश्चंस लेके चला है वो आप लोग क्लियर रखिएगा। ये सेट डी के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट डी के क्वेश्चन है और सेट डी में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये उसका सॉल्यूशन है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आयत से रिलेटेड। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया था 460 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, देखिए पहले तो इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड होता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक, इन्होंने सॉल्व भी वैसे किया है कि चौड़ाई b है, लंबाई, तो b पर 115%। ठीक है, हम लोग क्या लिख दिए, तो 115 b बाई 100, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी इक्वल्स टू 460, इक्वेट किए b इक्वल्स टू 20। आप इसी को दूसरे मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, जहां पे रेशियो मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए रेशियो मेथड होता क्या है, तो जब बात चौड़ाई की हो रही है, ठीक है, हम लोग चौड़ाई को ले लेते हैं, इसी में आपको एक लंबाई मिलेगा क्योंकि बात हो रही है वहां पे एरिया की, ठीक है, क्षेत्रफल की। तो जब हम लोग चौड़ाई और लंबाई की बात करते हैं, देखिए चौड़ाई को रिलेट किया गया है, इसीलिए हम लोग चौड़ाई को पहले 100 ले लेते हैं। अब यही 100, ठीक है, 15% बढ़ रहा है। तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुका हूं कि 100 एक ऐसी राशि है जिसका कोई भी आप प्रतिशत लेते हैं वो उसी के समतुल्य होता है। तो यहां से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यदि ये 100 है तो ये 115 है, तो यहां पे यदि मैं 5 से इसको कैंसिल कर दूं, ये 20 होगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा। लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको 20 और 23 लिख दिए। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात किया है, तो 460 है क्षेत्रफल। अब 460 है तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है, तो आप लोग लिख सकते हो, देखो दोनों को गुणा करो, क्या मिल जाएगा, 460। यहीं से आप आंसर लिख सकते हो कि आपका आंसर होगा 20। ठीक है, तो ये उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है, जहां पे एक रेशियो को हमने सॉल्व किया और वहां से ये क्लियर कर लिया कि वहां पे चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कितना, 20। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये साधारण ब्याज पर क्वेश्चन था। ठीक है, एक प्रकार से समझें तो ये किस्तों पर आधारित प्रश्न थे, और किस्तों पर आधारित प्रश्न तो ऐसे क्वेश्चन जैसे आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो जैसे मान लो त्रैमासिक भुगतान लिखा है, त्रैमासिक भुगतान को ही हम लोग मान के चल लेते हैं कि सपोज वो 100 रुपए का करता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मेथड होता है ना, इसको ध्यान देंगे। 100 रुपए का करता है, तो पहले तो देखो त्रैमासिक में वो कितनी बार भुगतान कर रहा है, तो 2 वर्ष है जी, और 2 वर्ष है मतलब यहाँ पे आप लोग को क्लियर करके चलना है कि इन 2 वर्षों में वो टोटल 8 तिमाही होगा, और इन 8 तिमाही पर क्लियर रखिएगा वो 8 बार किस्तों के रूप में भुगतान करेगा। ठीक, तो 8 बार किस्तों के रूप में भुगतान करेगा, तो यही 100 हम लोग का कुल कितना हो जाएगा, 800 रुपए। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। अब ये 800 रुपए है। अब इसी में मैं यदि बोलूं कि दर क्या होनी चाहिए, तो दर देखिए 16% प्रति वर्ष है। यदि मैं इस 16% प्रति वर्ष को त्रैमासिक दर के बारे में बोलूं, तो त्रैमासिक दर कितना होगा जी, क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, तो 3-3 माह के अंतराल में बांट देते हैं, इसीलिए 16 को 4 से भाग देते हैं और यह हमारा होता है 4% त्रैमासिक। ठीक है, तो रेट आपको मिल जाएगा 4%। अब 4% आपको मिल गया, आप वहां पे लिख सकते हैं कि देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले तो 4% का रेट होगा। ठीक, दूसरा चीज मैं आपको बोलूं तो यहां पे पहली राशि पर हम लोग को 7 माह का ब्याज मिलता है, तो 7 लिख लेंगे, दूसरी पर 6, तीसरी पर 5, चौथी पर 4, ठीक है, सॉरी पांचवी पर 4, फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो ऐसे करते करते 3, 2 और 1, ये ऐसा मिलेगा। बटे में हम लोग हमेशा की तरह 100 लेते हैं, और कौन सी राशि पर मिल रहा है, तो क्लियर रखना 100 रुपए पर, क्योंकि किस्त को हम लोग 100 मान के चले हैं। अब यहां पे यदि हम लोग इसको सॉल्व करें
तो दोनों में से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा कितना, देखिए तो 8 और ये कितना 28, 28 का गुणा 4 से करेंगे 112 आ जाएगा और ये कितना है 800 और प्लस हम लोग इसको करेंगे तो कितना होगा 912। ठीक है, मतलब यदि किस्त के रूप में यदि हम लोग 100 रुपए जमा करते हैं तो अंततः देय राशि होगी 912 रुपए। तो अभी 912 को ही देखो रिलेट किया है किससे, तो 912 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, समतुल्य होगा। तो 912 समतुल्य होगा किसके, तो आप लोग लिख सकते हो 2280 के। तो एक किसके समतुल्य होगा, इसको निकाल सकते हैं। तो 2280 बटा 912 और 100 किसके समतुल्य होगा, तो 2280 बटे 912 गुणित 100, 250। ठीक है, और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ज्यामिति बेस्ड क्वेश्चन था, रेखा और कोण से था। ठीक है, हम लोग को एक सरल रेखा दिया गया था AOB। तो पहले तो ये जो सरल रेखा होता है, ठीक है, आप लोग क्लियर करके रखिएगा, ये 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, 180 डिग्री होता है। तो यदि हम लोग लेके चलें तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा जी, तो आप लिख सकते हो 180 डिग्री। और उसी को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहां से हम लोग को 2x - 5 + x - 3 + x = 180 सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 47। तो मेरे ख्याल से ये सबका सही रहा होगा। ठीक है, ये आपका बन गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिए ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका पाई चार्ट से संबंधित था। देखिए मैं आप लोगों को क्लास में भी ये चीज बोलते आया कि यदि एक ही ग्राफ है तो एक ही ग्राफ पर मेहनत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको दिया गया क्वेश्चन में क्या लिखा कि टोटल इनकी संख्या जो है 2,50,000 है। ठीक, तो टोटल यदि इनकी संख्या 2,50,000 है तो हम लोग इस 2,50,000 को 100% के बराबर मानते हैं और 1% यदि हम लोग लिखें तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, तो 2 0 दोनों तरफ से कैंसिल और 1% बराबर कितने हैं जी, तो 2500। आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग लेके चलें तो ध्यान रखिएगा उसमें जो पूछा गया है शिक्षित पुरुष और महिलाएं, तो शिक्षित पुरुष और महिलाओं की बात करें 35% शिक्षित पुरुष हैं और 33% शिक्षित महिला। यदि दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं, अंतर जिसको बोला गया है, तो आप लोग लिख सकते हो यदि एक 2500 के बराबर है तो दो 5000 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पे देखिए क्वेश्चन जो बोला गया, ये 3 घन जिनकी भुजा का अनुपात तो 3, 4 और 5 है। ठीक है, उनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक, और जिनका विकर्ण 12√3 है। ठीक है, तो घनों की भुजाओं की माप होगी। तो पहले तो आप लोग इसको क्लियर रखना जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो आप लोग को क्लियर रखना है कि जब भी हम लोग आकृति परिवर्तन करते हैं आयतन सदैव समान होता है और आयतन जब समान होता है तो वहां से हम लोग इनके आयतनों को रिलेट कर सकते हैं। देखिए पहला वाला 3 होगा, सपोज 3x ले लेते हैं। दूसरा वाला 4 होगा, 4x ले लेते हैं। तीसरा वाला 5 होगा, 5x ले लेते हैं। ये पहले घन की भुजा, ये दूसरे घन की भुजा और ये तीसरे घन की भुजा। इसका आयतन होगा भुजा का क्यूब, मतलब ये आपको मिलेगा 27x³ इसका आयतन होगा 4 का 64x³ और 5 का 125x³। इन सबको आपस में मैंने मिला दिया, तो सबको मिला दिया तो मिल गया 216x³। अब ये नए घन का आयतन है और नए घन का आयतन है तो हम लोग फिर से नए घन की भुजा बता सकते हैं। तो देखिए नए घन की भुजा यहां से मिल जाएगा हम लोग को a = 6x। फिर से आप कैपिटल A का क्यूब = 216x³ कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हम लोग को 6x मिल गया। अब यहां से आपको विकर्ण बोला गया, तो विकर्ण आप लोग जानते हो एक घन के लिए √3 a के बराबर होता है। तो यदि √3 a के बराबर मैं लिखूं तो ये √3 हो जाएगा और यहाँ पे 6x, और यही क्वेश्चन में गिवन है कि ये 12√3 है। दोनों साइड से √3 कैंसिल और x = हम लोग को मिल गया 2। तो आप बता सकते हैं उनकी भुजाएं क्या क्या होंगी, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी। यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया गया। ठीक, जहां पे देखो 5 की पावर x है, 6 की पावर y है, इक्वल्स टू लिखा 30 की पावर 7। तो xy बाई x + y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको जैसे आप लोग सॉल्व करोगे, पहले तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि ये क्वेश्चन, ठीक है, घात से रिलेटेड है। तो यदि मान लो मैं इसको लिखता हूं तो ये 5 की पावर x है, इक्वल्स टू 6 की पावर y है,
और इक्वल्स टू 30 की पावर 7 है। तो यदि मैं 30 की पावर 7 को लिखना चाहूं तो देखो ये उन्हीं दोनों संख्याओं का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा। यदि मैं यहां से रिलेट करूं तो यदि मैं 5 को लिखना चाहूं पावर x इक्वल्स टू 6 की पावर y, देन 5 इक्वल्स टू 6 की पावर y बाई x कर सकता हूं। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब यदि वापस इसको मैं इसके टर्म्स में लिखूं तो देखिए यहां पे 6 की पावर y होगा, ठीक। तो 6 की पावर y लिख लिए और इक्वल्स टू 5 के जगह में 6 की पावर y बाई x रख दिए, ठीक। और इनटू क्या रख दिए 6 और ये पावर में क्या है 7। यदि हम लोग यहां को सॉल्व करें तो दोनों के बेस समान है, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो पावर्स ऐड हो जाएंगे तो यहां पे y बाई x, चलिए एक बार और लिख लेना, 6 की पावर y बाई x प्लस 1 रहेगा और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 7, ठीक है। अब यदि हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो 7 का उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही चीज आपको कैसे मिल जाएगा जी, तो 6 की पावर y इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन को इक्वेट करके 7y बाई एक्स प्लस 7। देखो फिर से आधार समान है, पावर भी समान होंगे और पावर समान है इक्वेट करने पर 7y प्लस 7x बाई एक्स। यदि इसको हम लोग इक्वेट करें तो ये इधर xy हो जाएगा, यहां से कॉमन 7 और x प्लस y नीचे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे, इसका आंसर आपका आया होगा 7, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा, ठीक। इसके बाद 87 वाली क्वेश्चन है। तो ये तो अभी हाल ही में देखोगे तो लगभग आपको सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप एसआई मेंस की बात करें, ठीक, सहायक शिक्षक की बात करें या शिक्षक की बात करें। देखिए इसमें सिंपल सा एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 पेन का सीपी है तो 12 सीपी और 8 का एसपी है तो 8 एसपी। यहां से आपको सीपी और एसपी का रिलेशन मिल जाता है, दोनों का रेशियो मिल जाता है 8/12, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ठीक। इक्वेट करेंगे इसी को तो 2/3 है और 2/3 देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो एक का प्रॉफिट सीपी कितना है 2 और इनटू क्या है 100, ठीक। यहां से आप सॉल्व करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 50%, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मेट में दिए गए, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है 88, ठीक है। यहाँ पे यदि इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये चाल समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक निश्चित समय अंतराल दिया गया और उसमें साथ ही आधी दूरी की बात किया है। तो पहले तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनका जो शॉर्ट पैटर्न होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक तरफ हम लोग तय दूरी लिखते हैं और दूसरी तरफ लगा समय इनटू चालों का गुणनफल, ठीक है, और अपॉन में लिखते हैं चालों का योगफल, ठीक। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको सब दिया है। तय की गई दूरी की यदि मैं बात करूं तो आधी बोला है, इसीलिए d/2 लिखते हैं, ठीक है। और यदि मैं इधर की बात करूं लगा समय की तो 10 घंटा दिया, और मैं इनकी बात करूं चालों की तो आधी चाल को 21 तो आधी चाल को 24, दोनों को जोड़ेंगे ये हम लोग को मिल जाएगा 45। अब d बराबर यदि हम लोग लिखें तो 10, 21, 24, 2 और नीचे में 45। यदि आप इसको इक्वेट करते हैं देखिए आपको क्या क्या कैंसिल होता हुआ मिलेगा। तो 5 दूनी 10, 5 निये बार में, 9 से कैंसिल करें मतलब 3 से कैंसिल करें 3 बार में, ये 7 बार में, और 3 से कैंसिल करें तो ये 8 बार में। तो ये हम लोग को मिल जाएगा। और 8 सत्ते 56, 56 का, ठीक है, दूनी लिखेंगे 112 और 112 दूनी यदि हम लोग लिखेंगे तो 224, ठीक है। डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा तो आंसर लिख सकते हो आप यहाँ पे 224, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक। आपको क्वेश्चन कैसे दिया, यदि x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1, y प्लस 1/z इक्वल्स टू 1, तो z प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये कुछ आपको दिया गया है, x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1 है और y प्लस 1/z इक्वल्स टू 1 है। यहां से x की वैल्यू लिख सकते हैं तो 1 माइनस 1/y, या फिर मैं आपको बोलूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1/y, ये x की वैल्यू होगी। सिमिलर z की वैल्यू लिख लेते हैं तो 1/z इक्वल्स टू
1 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब यहां से z इक्वल्स टू लिखें तो 1/1 माइनस वाई, ऐसा मिल जाएगा। तो x और z की वैल्यूज आपके पास हैं, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग लिख दो। तो यहाँ पे यदि आप इसको समझते हो, देखो x की वैल्यू इतनी है, क्वेश्चन में 1/x दिया है, तो पहले से आप 1/x यहाँ पे लिख ले रहो। यही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यदि आप रेसिप्रोकल लेते हो तो ये आपस में पलट जाएगा, और x की वैल्यू इतनी तो 1/x की वैल्यू y/y माइनस 1, ठीक है। इन दोनों के वैल्यूज को वहां पे, ठीक है, पुट कर दो। तो पुट करोगे, देखो पहले z लिखा है 1/1 माइनस वाई प्लस फिर x लिखा है तो y/y माइनस 1। देखिए यहां पे इन दोनों को हम लोग को इक्वेट करने के लिए इनके साइन को इक्वल करना जरूरी है। तो 1 माइनस 1/y, ठीक, यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा y, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/y। इसको आप इक्वेट करेंगे, नीचे 1 माइनस वाई आ जाएगा और ऊपर भी 1 माइनस वाई, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा, लिख सकते हैं कितना 1, ठीक है। तो ये उसका आंसर होगा, ठीक। कि आपको एक डायग्राम दिया गया, उसमें वो जो है वो दोनों जीवा के टू कॉर्ड्स का क्या बोला, इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये दोनों जीवा हैं, ठीक। ये किसी बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान रहे अभी ये ओरिजिन नहीं है, केंद्र बिंदु नहीं है, ठीक है। बस क्या बोला कि दोनों एक दूसरे को वहां पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि इससे क्या है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिला आपको O, तो O से B और O से D ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो ये जब 45 है तो क्लियर रखिएगा ये भी क्या होंगे, 45 होंगे। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कोण भी सपोज थीटा, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा। इसको आप लोग क्लियर रखना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात आती है ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन इक्विलेटरल लिखा है, मतलब समबाहु लिखा है। तो समबाहु तो संभव ही नहीं है, ठीक। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोण जो है आपको 45 के नहीं मिलेंगे, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो एक तो आपको 45 मिल चुका है, ठीक है, इसीलिए तो होगा नहीं। तो ये जो इक्विलेटरल हैं दोनों, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो आइसोसेलेस लिखा, मतलब समद्विबाहु लिखा, तो दोनों में दिख रहा है समद्विबाहु हैं, ठीक। अब रही बात सिमिलर और नॉट सिमिलर की, तो देखिए यदि ये 45 है, ठीक, तो पॉसिबिलिटी होगा कि ये दोनों भी होंगे। अब दोनों में आपको समद्विबाहु लिखा है ना, तो समद्विबाहु होंगे तो आप यहां पे लिखोगे कि ये दोनों भुजा यदि समान है तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं, ठीक है। तो वहां से आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ठीक है, मतलब समद्विबाहु और समरूप होंगे, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए समरूपता पर आधारित क्वेश्चन है, और समरूपता पर आधारित क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो पहले तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि जब भी आप समरूपता के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा आपको पहले भुजा पर फोकस करना चाहिए। भुजा से मैं आप लोग को बता चुका हूं क्या क्या पूछता है, तो विकर्ण, ठीक, परिमाप, और भी हम लोग देखे थे ऊंचाई, या फिर हर वो शेप, ठीक, जो वन डायमेंशनल या यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इनके अनुपात हमेशा आपस में समान होते हैं, ठीक। यदि आप वन डायमेंशनल की बात करते हैं, जैसे आप मान लो 2D में जाते हैं, 3D में जाते हैं, तो 2D में उन्हीं भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा, 3D में उन्हीं भुजाओं के घनों का अनुपात होगा। तो अभी तो दोनों देखो समान है, तो एक तरफ यदि मैं लिखूं ट्रायंगल ABC और एक में लिख दूं ट्रायंगल DEF, तो इनके लिए इनके एक तरफ मैं परिमाप की बात करूंगा, ठीक है। परिमाप ऑफ क्या हो जाएगा, ABC अपॉन में परिमाप DEF, और इक्वल्स टू यदि मैं इसको BC लिख रहा हूं तो नीचे में क्या लिखूंगा, EF, ठीक है। और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, कितना कितना दिया, तो ऊपर 30, नीचे कितना दे दिया 18, और इसको आप सॉल्व करोगे 9 और अपॉन में x, तो x की वैल्यू 9 इंटू 18/30, ठीक है। यहीं से x को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5.4, और ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे आप लोग देखते हो, तो पहले तो ये क्लियर रखना कि यहाँ पे जो दिया गया है ना, आप उसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। जैसे ये सब मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो ये 8 9 12 ना होकर के क्लियर रखना, यहाँ पे ये कितना होगा, तो 8 9 24, ठीक है। जैसे कि इन्होंने इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन के समय इस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यदि इसको हम लोग इक्वेट करें तो हम लोग को देखो तीनों का रेशियो दिया हुआ है, और यही क्वेश्चन लगातार पूछे भी जाते हैं ना, इसको आप लोग प्रिपेयर रहना। ए की वैल्यू 2,
ठीक है, सॉरी, यहां पे देखो ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, तो 2 3 और कितना 4। तो यदि हम लोग इसको लिखें तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 2/3, 3/4 और 4/2। ठीक है, इसके लिए करते क्या है, तो ये जटिल अनुपात में सरल में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यदि इनका एलसीएम लें, ये मिल गया 12 और 12 का उन्हीं के अंशों के साथ गुणा कर देते हैं। तो 12 गुणित 2/3 रेशियो 12 गुणित 3/4 रेशियो 12 गुणित 4/2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 चौक 12 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12 मतलब 3 तिया 9 और 2 का 6 बार मतलब 24। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा जी, 8 9 और 24। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। एक मेथड तो आप लोग को इसमें क्लियर है कि डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 और आपसे पूछे यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका पहले तो आप स्क्वायर करो, ये प्लस के साइन है तो यहाँ पे माइनस ले लो, यदि माइनस होता तो यहाँ पे आप प्लस ले लो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर ये आपको 9 मिल जाएगा और 9 में 2 घटेगा तो 7। दूसरी बात, इसी का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस हम लोग लिखते हैं तो 2 इंटू एक्स और इंटू 1/x हो जाता है, और इधर 3 का स्क्वायर 9, एक्स एक्स कैंसिल, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा और इसी को आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 2 कितना मिल गया, 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक, वैसे देखो 94, तो 94 एक अच्छा क्वेश्चन रहा। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है 94, ठीक है, आपको क्या लिखा, 2 समांतर श्रेणियां हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इसमें आप 3 7 11 15 अप टू n तथा 30 33 36 39 अप टू n, इनके पदों का योग जो है आपस में समान है और n की वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहां पे जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखिए आपको सीरीज के बारे में प्रॉपर क्लियर रहना है कि हम लोग को सीरीज में कैसा क्वेश्चन दिया। तो यदि हम लोग सीरीज की बात करें, पहले वाले में आप लोग देखिए 3 7 11 15 है। ठीक है, तो 3 7 11 15 लिख सकते हैं, तो पहले तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 3 7 11 15 और अप टू ये n तक है। ठीक है, यदि मैं यहां पे फर्स्ट टर्म की बात करूं तो 3 है और कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 4 है, और यदि मैं पदों का योग लिखता हूं तो हम लोग जानते हैं पदों का योग n/2 इन ब्रैकेट 2 a प्लस n-1 और क्या होता है d, ये ऐसा होता है। ये पहले पद के लिए। दूसरे की यदि हम लोग बात करें तो दूसरे के लिए भी आप सीरीज एक बार प्रॉपर क्लियर कर लूं। तो सीरीज क्या है, देखो 33 36 39, तो कई लोग यहीं से शुरू कर दिए जबकि यहां पे 30 भी है। ठीक है, तो 30 फिर क्या होगा 33 फिर 36 फिर 39। ठीक है, तो यदि हम लोग इस सीरीज को देखें तो पहले 30 है, 33 36 39 और अप टू ये आपको n मिल रहा है। देखिए यहां पे मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो 30 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 3 है, और यदि मैं Sn इक्वल्स टू लिखने जा रहा हूं यहां पे तो मैं फिर से लिखूंगा n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, देखिए दोनों में मैं n को क्यों इक्वल लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि n पदों तक योग इनका समान है। ठीक है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, दोनों आपस में बोला गया है बराबर है इनका योग। तो देखिए बराबर जब होंगे और राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं तो दोनों में n/2 और n/2 इक्वल है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें करेंगे तो 2 a की वैल्यू यहाँ पे 3 है प्लस n तो n ही रहेगा और d की वैल्यू यहाँ पे 4 है। दूसरे साइड हम लोग लिखें तो 2 a की वैल्यू यहाँ पे 30 है और प्लस हम लोग लिख सकते हैं n-1 और यहाँ पे ये 3 है। इक्वेट करेंगे 6 प्लस 4n-4 और इक्वल्स टू ये 60 प्लस 3n-3। अब इसी को आप इक्वेट कर लेना, n को n की तरफ ले आओ, ये प्लस ये भी प्लस, तो इधर आने पर माइनस आपको मिल जाएगा n
और दूसरी तरफ 60, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा जी 4, ठीक, -6 और -3, तो ये 64, 64 -9 और 64 -9 आपका आंसर होगा 55। तो याद रखिएगा ये 55वां पद होगा जहां तक इनके योग आपस में समान होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया था तो वो एक वृत्त को लेकर के था, और वृत्त को लेकर के यदि हम लोग देखें तो उसकी त्रिज्या को देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में। तो एक वृत्त में वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग वही पुराना फॉर्मूला हम लोग का x+y+xy/100, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो पहले 5 + 5 और +5 × 5 25/100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा 10.25। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए इसका भी सी था, इसका ए था और इसका क्या था, सी था। तो ये आपका जो सहायक शिक्षक आपका जो शिक्षक हुआ, ठीक है, उनके मॉडल आंसर्स थे। तो एक बार मिलान करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन उसमें सही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देखो मैं इसको 1 बाय 1 लेते चल रहा हूं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आप पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। इसमें आपको एक समूह दिया जाता है जिसमें जानवरों के बारे में बताया जाता है, ठीक। एक ऐसा वर्ग जिनके 4 पैर होते हैं और एक ऐसा वर्ग जिनके 2 पैर होते हैं, उन्हीं से मिलता जुलता एक रिलेशन हम लोग को दिया जाता है। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो पहले तो मैं इसको आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि एक तरफ आपको गाय दिया और एक तरफ आपको कौवे दिए, ठीक है, कौवा दिया। यदि हम लोग गाय की बात करें तो यदि मैं पैर लिखूं तो गाय के 4 पैर होते हैं जबकि कौवे के 2, और यदि मैं सिर की बात करूं तो गाय के भी 1 और कौवे के भी 1। इन्हीं दोनों से एक इक्वेशन मिलता है कि कुल सिरों की संख्या, यदि गाय की संख्या x है और कौवों की संख्या y है, तो यदि सिर मैं बोलूं, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कुल सिर बोलता हूं तो x गाय के x सिर और y गाय कौवे के y सिर, ये उनके कुल सिर होंगे। और कुल पैरों की बात करूं तो x गाय के 4x या 4x लिखेंगे और y कौवे के 2y। इन्हीं दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच यदि हम लोग एक रिलेशन देखें, लिखा हुआ है देखो कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो पहले पैरों की संख्या लिख लेते हैं 4x + 2y, और वहीं पे यदि हम लोग लिखें तो सिरों की संख्या का 2 गुना, तो x + y का आप ट्वाइस कर दो और उससे कितना अधिक है 14, इसीलिए प्लस कितना 14 कर दिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तरफ 4x + 2y और दूसरी तरफ 2x + 2y + 14, दोनों तरफ से 2y कैंसल और ये 2x इधर आने के बाद 2x = 14, तो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना 7, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया जी, यहां पे आप आंसर कर सकते हैं मेंशन कि ये कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसी में यदि मान लो कौवे की संख्या पूछता तो क्लियर रखना एक ही इक्वेशन है, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब अगला 82, ये पॉसिबल है कि क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। बाकी यदि ऑप्शन से हम लोग देखें तो ऑप्शन से आंसर हम लोग को लेके चलना चाहिए सी 4/25। देखो आयतनों का अनुपात दिया है कितना है, तो 8:125। यदि हम लोग भुजा को a मानते हैं तो आयतन उसका a³ होता है, ठीक है। और सपोज हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 8:125 है, यहां से हम लोग को a1 और a2 मिल जाएगा। इसी के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड भी पढ़ते हैं कि यदि आयतन है तो क्यूब नंबर चेक करो, 8 किसका है 2 का और 125 किसका है तो 5 का, तो इसीलिए भुजाओं का अनुपात 2:5। यदि क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना भुजा और सतह के क्षेत्रफल का, तो यदि भुजा लिखता तो आंसर 2:5 होता, और यदि क्षेत्रफल लिखता तो आंसर आपका, ठीक है, a1 का स्क्वायर लिखेंगे और रेशियो a2 का स्क्वायर, मतलब आपको मिलता 4:25। तो ये ऑप्शन सी मैं लेके चल रहा हूं, बाकी चांसेस हैं कि क्वेश्चन दावापत्ती लगने पर ठीक डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी में जैसे आप लोग 2 क्वेश्चन और देखोगे तो 2 क्वेश्चन जो आपको दिए गए, ठीक, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये दोनों क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती हैं। तो इसका यदि आंसर आप लोग देखेंगे तो वही बात है कि एक दिन में ठीक घड़ी की सुइयां 44 बार समकोण पर होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आंसर किसको लेगा। यदि 12 घंटे में बात करें तो 22 बार, जबकि 24 घंटे में बात करें तो 44 बार। यदि बुक्स में लिखे हुए आप देखेंगे तो एक दिन में लिख देता है 44 बार, किसी किसी बुक में दिन और रात लिखा होता है। तो कुछ बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहा कि आंसर 22 लिया जाए कि 44 लिया जाए। तो ये वही स्वविवेक का क्वेश्चन है। अब देखिए, ठीक है, व्यापम कौन सा आंसर इसका लेके चलता है। ठीक, दोनों ही ठीक है, ऑप्शन जो है अपने में सही है। एक 12 घंटे को बताता है और दूसरा 24 घंटे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले काम को 16 दिन में, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि हम लोग बात करें ए का तो इसका 16 दिन है और बी का बात करें तो 12 दिन है। दोनों का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं, 48 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखें तो ए 3 भाग कार्य करता है, बी जबकि 4 भाग कार्य करता है। देखो क्वेश्चन में लिखा ए से शुरुआत कर, यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें, इसका मतलब होता है अल्टरनेट वर्क यदि करते हैं। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन फिर से ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। तो यहां पे यदि मैं लिखूं तो देखो क्वेश्चन को यदि हम लोग समझें तो ये एक दिन का कार्य ना होकर के कितने दिन का कार्य है, 2 दिन का, जिसको हम लोग लिखेंगे कितना, 7। तो यदि इसके लिए हम लोग लिखें तो 7 कार्य संभावित हैं 2 दिन में। ठीक है, तो एक कार्य के लिए यदि हम लोग लिखें तो ये आपको मिल जाएगा 2/7। ठीक है, और यहीं पर यदि मैं लिखूं तो 48 कार्य के लिए मैं लिखता हूं तो 48 कार्य के लिए क्या हो जाएगा जी, 48 गुणित 2 बटे कितना, 7, तो 96/7। और यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं 13 सही 5/7। या देखिए यहां पे क्या हो गया, 13 सही 5/7। अब कई लोगों ने आंसर 13 सही 5/7 को लगाया होगा। ठीक, तो यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर करना है। ठीक है, 13 सही 5/7 तो आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल होता है कि हमें आप लोग को क्लास में बताया कि उसमें 13 आपका एग्जैक्ट है, जबकि 5/7 चेंज होता है। तो जब इसको आप लोग लिखोगे क्या हो जाएगा जी, आप इसको पहले क्लियर करना। 13 है तो हम लोग यहाँ पे इवन डेज में है, तो पहले तो मैं 12 दिन का लिखूंगा कि 12 दिन में कितना होगा। तो जब 2 दिन में 7 हो रहे हैं तो 12 दिन में कितना होगा, तो आप लोग लिख सकते हो 42 कार्य। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 13वां दिन कौन आएगा, तो 13वां दिन ए आएगा और कितना कर देगा, तो 3 कार्य। तो 42 और 3 कितना हो गया, तो आप लोग लिखोगे कितना, 45 कार्य। ठीक, अब बचा कितना है, तो बचा कितना है, शेष। तो फिर आप यहां पे बताओगे कि सर 3 बचा हुआ है, और उस 3 को 14वें दिन करने कौन आएगा, तो कौन आएगा, बी आएगा। और कितने भाग कार्य करता है, 4। इसीलिए आंसर आपका सी ना होकर के क्लियर रखना, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। तो इसका आंसर भले ही आपको सी बताया जा रहा होगा, लेकिन आंसर क्या है इसका, डी है। आप लोग क्लियर करिएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 13 सही 3/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे फिर से एक रेशियो बेस्ड क्वेश्चन रहा, ठीक, जिसको आप ओरली सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग देखें कि 2 संख्याओं का योग कितना है, तो लिखा हुआ है उसमें देखिए, ठीक, कितना दिया गया, तो 2490। ठीक है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर हो तो संख्याएं ज्ञात करना है। अब देखिए पहले तो उनका रेशियो आप लोग निकाल लेना, वो ज्यादा सरल होता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि आप सीधा यदि लिखें तो x का कितना हो जाएगा जी, 6.5 इक्वल्स टू y का 8.5। तो एक तरफ x/y और एक तरफ इसको लिख सकते हैं 85/65। इसको सॉल्व करोगे 17 और ये कितना, 13। तो 17-13 मतलब 30 भाग। अब यहां पे आप लिख सकते हो कि 30 भाग जो है 2490 के बराबर है। ठीक, तो एक भाग जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां पे निकाला गया, देखो 1 भाग 83 के बराबर है, और 1 भाग 83 तो आप 17 बता सकते हो, 13 बता सकते हो। 17 भाग आप लिख सकते हो 1411 और 13 भाग आप लिख सकते हो 1079। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन 86, ये डिलीट होगा। ठीक है, आप लोग क्लियर रखिएगा, ये डिलीट है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक, यहां पे यदि आप लिखोगे तो 4a² माइनस 4a प्लस 1, और रूट से बाहर आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, रूट से बाहर आपको मिलेगा +3a। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब 2a - 1
और उसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना रहेगा 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बाहर 2n -1 आ जाएगा और ये प्लस कितना 3a। इसी को -1 में है जबकि ऑप्शन माइनस में दिख नहीं रहा है, इसीलिए -1 को +1 ले लेते हैं और a को माइनस में। ठीक है, मतलब 1 - 2a और उसके टर्म्स में लेते हैं और इसका आंसर उस केस में आता है 1.1039। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, ऐसे जैसे और क्वेश्चन आप लोग देखोगे देखो, इसमें लिखा x का 10% y के 20% के बराबर है, तो इसको तो आप सीधा लिख सकते हो 10x = 20y। अब जिनको बटे में 100 लिखना रहता है आप 100 लिख लो। ठीक है, 100 कैंसल, एक 0 कैंसल, तो x/y = 2/1। आंसर आपका बी। ठीक है, अगला है 8 संतरे 34 रुपए, 12 संतरे 57। तो देखो 8 के लिए जब सीपी आप लोग लिखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 34 और 12 के लिए जब आप एसपी लिखोगे तो आपको लिखा हुआ है 57। ठीक, बस आपको संख्या समान करनी है। लाभ हानि की गणना करते समय संख्या को समान करते हैं, इसीलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कई लोग एक बटे करके बना देते हैं, रेशियो के टर्म से बना देते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ना, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे हम लोग यदि 24 का लिखें तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि 24 का सीपी आपका 102 है, जबकि 24 का एसपी कितना है 114। तो 102 और 114 का डिफरेंस 12 है, जबकि संतरा कितना बेचा जा रहा है 24। तो जब 1 रुपए की बात आएगी तो 2 संतरे, और यहाँ पे बात कितने की हो रही है तो 45 रुपए की। तो इसीलिए जब 45 रुपए की हम लोग बात करेंगे तो वहां पे कुल 90 संतरे बेचने होंगे, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा जी इसका, तो लिख सकते हैं ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से 89 आया। चलिए 3 पुरुष या 5 महिला, तो 3 पुरुष या 5 महिला मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं m1d1 = m2d2 से। आप चाहो तो समय कार्य क्षमता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि m1d1 यदि मैं लिखूं तो मैं फिर से रिलेट करूंगा कि 3m जो है वो 5 फीमेल्स मतलब 3 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर हैं। तो एक पुरुष आप लिख सकते हैं 5/3 महिलाओं के बराबर होगा, और क्वेश्चन में कितना दिया गया जी 5 पुरुष, तो 5 पुरुष का आप लोग निकाल लो तो 25/3 महिला, ये ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब यदि हम लोग क्वेश्चन को महिलाओं के बेस पे बना रहे हैं तो m1 की वैल्यू 5 फीमेल लेके चल रहा हूं, d1 कितना है 43, m2 की यदि मैं बात करूं तो 5m + 6f है, मतलब आपको मिल जाएगा 25f/3 और प्लस कितना 6f, तो 6 × 18, 18 और 25 यदि हम लोग लिखें तो 43f/3। और इसको यदि मैं इस तरफ लिखता हूं m2 की वैल्यू तो ये हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा, और d2 हम लोग को ज्ञात करना है। दोनों तरफ से f और f कैंसिल, 43 और 43 कैंसिल, d2 की इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कितना 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 15 डेज। ठीक, इसी को आप कार्य क्षमता से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता से लिखेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पे व्यक्ति की बात करते हैं, लास्ट को देखना आप लोग कितना है 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। यदि हम लोग कार्य क्षमता की बात करें तो नीचे में 43 आ जाएगा जी, और ऊपर में हम लोग लिखेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिखोगे 3, और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिखोगे 43, और यहाँ पे कितनी महिलाएं देखो 5, इसीलिए 5, इसको ऐसा लिख लेते हैं। इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या होगा आप उसको क्लियर करके रखना। ठीक, पहले तो जब आप सॉल्व करोगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा 43 × 3 और क्रॉस कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई होगा 25 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे +18, ऊपर आपको 43 मिल गया और नीचे आप लिखोगे तो 43 × 3 × 5, ये कैंसिल होंगे और आपको 1/15 मिल जाएगा, वहां से भी आप लिख सकते हो 15। ठीक है, बना करके देखिएगा। 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपए है। ठीक, विक्रय मूल्य का अनुपात है, देखिए आपको डिफरेंस यहाँ पे बोल दिया गया कि कितना है 3 है, और यदि विक्रय मूल्य का पूछा है
तो हम लोग इन दोनों को डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा जी, आप इसको लिख सकते हो, देखो दोनों के लिए क्रय मूल्य समान होगा। और यदि हम लोग लिखें तो पहले का विक्रय मूल्य 104 और दूसरे का विक्रय मूल्य 106, आप ऐसा लिख सकते हो, कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि हम लोग देखें तो उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 3 दिया गया है। तो यदि इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो 2x इक्वल्स टू, ये आपको कितना मिल गया, 2x बाई 100 इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो x की वैल्यू आपको 150 मिल गया, और वापस आप 150 रखते भी हो तो x और x तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो उतना कुछ करने के लिए हम लोग क्यों ऐसा करें, हम लोग सीधा इन दोनों का अनुपात बता देते हैं। तो अनुपात जब बताएंगे तो ये 52 होगा और ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और यहीं से आप आंसर लिख सकते हैं कितना, बी, 52 और 53, ठीक है। चलिए 91 जो क्वेश्चन रहा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले उसको क्लियर करते हैं। तो पहले पॉइंट को आप हमेशा छोड़ दो, 8 इंटू 1 इंटू 72 और अपॉन में लिखेंगे तो 12 इंटू 4, ठीक है। ऊपर में पॉइंट के बाद जीरो को काउंट कर लेते हैं, तो 3 2 5 और 4 9, तो 10 टू द पावर -9। और नीचे में तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -6। देखिए यहाँ से 12 से कैंसिल होगा 6 बार, और 4 से कैंसिल करूं तो 2 बार, तो 6 दूनी 12, और इसको मैं यदि लिखूं तो 10 टू द पावर -9, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6। 12 इंटू लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही मिल गया, एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इन सब का आंसर आपको रटा रुटाया होना चाहिए, ठीक है। 25 + 25 और प्लस 625 बटा 100 सॉल्व करेंगे 56.25%, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखोगे तो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसको आप लोग क्लियर करना। एक पेंट की लागत देखो कितना दिया गया, तो 36 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि 2.5 मीटर भुजा वाले घन को बाहर से पेंट करना है, तो पहले तो जब उसको हम लोग पेंट करेंगे तो उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, और क्षेत्रफल की बात करेंगे उस समय क्या होगा, तो एक घन दिया गया है ना, मकान मत सोच लेना, नहीं तो कुछ लोग नीचे फर्श को गायब कर देते हैं और छत को गायब कर देते हैं। घन बोला गया, आप लिख सकते हो 6a², तो a की वैल्यू 2.5 लिख सकते हैं। अब इसी में बोला गया, देखो क्वेश्चन को बस समझना है कि 1 किलोग्राम पेंट का यूज कितने में हो रहा है जी, तो 1.5 वर्ग मीटर में। तो यहाँ पे यदि मैं मात्रा की बात करूं तो इसी को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 1.5 से, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2.5 और इंटू 2.5 बाई कितना, 1.5। यहां से हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि 1 पॉइंट हटेगा, ऊपर से 2 पॉइंट हटेगा, इधर 0 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे 6 बार, और 6 से कैंसिल करेंगे 6 बार। मतलब उस घर को या उस घन को रंग रोगन करने के लिए, पुताई करने के लिए, ठीक है, 25 किलोग्राम की आवश्यकता होगी, और 1 किलोग्राम का मूल्य 36 रुपए है। तो 25 किलोग्राम के लिए आप बता सकते हो, तो आंसर आपका हो जाएगा 25 गुणित 36, मतलब ओवरऑल आपको मिलेगा 900 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हो डी, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी कुछ लोग, ठीक है, फंसे हुए हैं। तो पहले तो जैसे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपए प्राप्त होते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो 504 आप देख पा रहे हो, ये ब्याज प्राप्त नहीं होता है जी, ये क्या होता है, मिश्र धन। तो यदि हम लोग मूलधन को P मान लेते हैं, तो जो मिश्र धन होगा वो 504 है, लिख सकते हो आप। अमाउंट इक्वल्स टू लिखोगे 504। तो यहां से हम लोग साधारण ब्याज बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। फॉर्मूला में रख देते हैं, तो फॉर्मूला में जब हम लोग रखेंगे, एक तरफ 504 और माइनस क्या हो जाएगा जी, P, दूसरी तरफ P इंटू 5 इंटू 4 बाई कितना, 100, ऊपर से 20 और 20 पंचे कैंसिल कर सकते हैं 100। 5 का गुणा करेंगे तो ये 2520 माइनस 5p इक्वल्स टू p, तो ये इस तरफ आएगा 6p हो जाएगा, और 6p इक्वल्स टू 2520। और यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को ये मिल जाएगा 420। तो p की वैल्यू 420 है। आगे आपको फिर से पूछा उसका मिश्र धन क्या होगा, तो हम लोग तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 420
गुणित देखो 10% और ये 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 गुणित कितना 100, 2 2 0 कैंसल, 2 से 21, मतलब सेकेंड टाइम आप उसको जो ब्याज मिल रहा है वो 105 का है। अतः जो उसकी राशि होगी उन 10% की दर से 2.5 वर्षों में आप लोग लिख सकते हो 420 + 105 जो कि 525 होगी। तो आंसर आप लिख सकते हो 525। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन रहा। ठीक, इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। यदि हम लोग क्वेश्चन में लेके चलें, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है पहले तो क्लियर करते हैं। HCF आपको दिया है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है HCF का देना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हो, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, HCF मिल गया 5 और LCM मिल गया कितना, तो आप लोग लिख सकते हो 120। अब यहीं पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। HCF है तो 5x और 5y ये दोनों संख्या होंगी। यहाँ पे x और y उनके फैक्टर्स होते हैं। यहीं से हम लोग को एलसीएम निकालने पर मिलता है 5xy = 120। आप इतना लिख करके रख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में जो बोला गया उसको आप लोग क्लियर कर लेना कि इन दोनों का योग आपको दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है जी, तो 55। और यहां से यदि मैं लिखना चाहूं तो x + y = 11 भी लिख सकता हूं। अब देखो व्युत्क्रमों का योग पूछा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स यदि हम लोग लेके चलें तो पहले तो 1/5x मैं लिखूंगा और +1/5y। दोनों का एलसीएम यदि मैं लूंगा तो 5xy मिलेगा और ऊपर यदि मैं लिखूंगा तो x + y मिलेगा। इसी x + y की वैल्यू 11 है आपके पास और 5xy की वैल्यू है 120 120। आप आंसर लिख सकते हैं कौन सा, तो ऑप्शन सी। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों को उलझा के रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है इसको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं और ठीक है रेसिप्रोकल्स के बेस पर पढ़ते हैं, उनके व्युत्क्रमों के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखेंगे तो ये औसत से क्वेश्चन रहा और बहुत ही एक साधारण सा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, यदि हम लोग यहां पे इस क्वेश्चन की बात करें तो x + 2 x + 4 और x + 6 दिया गया। जैसे पहला x है, दूसरा जैसे आप लोग देखोगे दूसरा आप लोग देखोगे तो x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8। यहां पे पहले तो डिफरेंस को क्लियर करते हैं ना। मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं कि आपको समान अंतर दिया गया है जी, और समान अंतर दिया गया तो बीच की संख्या उसकी औसत होती है। अभी आपको दिया गया 11 है तो x + 4 ठीक है = 11, तो x की वैल्यू कितनी है जी 7। तो आप लोग लिख सकते हो संख्या 7 9 11 13 और कितना है, तो लिख सकते हो 15। अब क्या पूछा, अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत। तो अंतिम 3 के लिए भी यदि मैं चाहूं तो इनके लिए तो फिर से समान अंतर है, इसीलिए औसत हमारा हो जाएगा कितना 13। तो आप लिख सकते हो औसत कितना है 13 है। ठीक, यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से था। अब यहां पे भी कुछ लोग को ये दिक्कतें आएंगी कि इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, जिनसे बन गया उनके लिए ठीक सरल था क्वेश्चन, और जिनसे नहीं बना वो फिर से कोशिश करेंगे इसको डिलीट कराने का कि इसमें तो आपने कोई ब्याज लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप ठीक चेक करके देख सकते हैं। पहले तो 16 वर्ष लिखा है और 16 वर्ष में आप ठीक है क्लियर रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना साधारण ब्याज से काफी जटिल हो जाती है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे, समय 16 वर्ष है, प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, तो समय को कितना लिख लेते हैं 16, दर हम लोग को पूछा गया है। यदि मूलधन को हम लोग मान के चलें P, तो मिश्र धन जो होगा ये हो जाएगा 2P। ठीक है, अब यहां पे इसको आप रिलेट कर दो, मूलधन P और मिश्र धन 2P, तो साधारण ब्याज भी कितना होगा जी, आप लिख सकते हो P के बराबर होगा। ठीक, और इसको यदि हम लोग लेना चाहें तो 100 और 200 लेकर के भी चल सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये P हो जाएगा। दूसरी तरफ मूलधन भी P है, दर की वैल्यू R है और ये 16 और बटे में 100, दोनों तरफ से P और P कैंसिल, R की वैल्यू 100/16, 4 से 25 बार और 4 से 4 बार, तो 25/4 मतलब 6 सही 1/4। तो इसका आंसर 6 सही 1/4।
चलिए अगला 98 है, तो आवर्त दशमलव रैकरिंग डेसिमल से क्वेश्चन है। ठीक, यदि हम लोग पहले को देख पा रहे हैं तो 0.09 बार, इसको पहले सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 9/99, और इसी के साथ देखो इनटू दिया गया है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इनटू 7.3 का बार, तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करें तो 7 हो जाएगा, और 3 के बार को यदि हम लोग सॉल्व करें 3/9, तो 9 सत्ते 63, 63 और 3 66/9, ऊपर नीचे 9 9 कैंसिल, आपको मिल गया 66/99। इसको आप सॉल्व करोगे ये 6/9 आ जाएगा, और 6/9 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 का बार, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन औसत आयु पर है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो एलिगेशन बहुत अच्छा विधि है इसके लिए, आप बी ले लो और इसको जी ले लो। ठीक है, बी में कितना है देखो, तो 16.4, और लड़कियों का कितना है जी, तो 15.4, औसत कितना है 15.8। आप इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों का डिफरेंस 0.4 और इन दोनों का डिफरेंस 0.6, इन दोनों का रेशियो यदि हम लोग निकालें तो मिल जाएगा 2:3। ये भी काफी सरल क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखेंगे तो 100वां है। ठीक, ये औसत चाल से संबंधित था। ठीक, किससे संबंधित है, तो क्लियर रखिएगा, औसत चाल से। यदि मैं औसत चाल की बात करूं तो दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक तो समान दूरी वाला और दूसरा असमान दूरी वाला। समान दूरी के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2xy/x+y, और असमान दूरी के लिए कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। तो जब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 64 है और y की वैल्यू 80 है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं औसत चाल 2 × 64 × 80, बाई दोनों को ऐड करेंगे 144, तो 12 से 12 बार, और यहां से ठीक है, चलो 8 से पहले कर लेते हैं, 8 से यदि मैं लिखूं तो ये कितनी बार हो जाएगा जी, 18 बार, और ये 8 से 8 बार। ठीक, और कैंसिल करें तो 2 से 1 बार और 2 से 9 बार, मतलब ये 640/9 आ गया, और इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो आंसर हो जाएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखो ये प्रथम 160 किलोमीटर और अंतिम 160 बोला, मतलब दोनों में दूरियां समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो 101, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहा कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर यदि अपनी स्पीड बढ़ा देता है, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो अब 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर लेता है। ठीक, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो जैसे इसको आप लोग एक ग्राफ से समझोगे तो ग्राफ से समझना। ठीक है, यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से चल रहा था तो इतनी दूरी चल रहा था, मतलब सपोज मैं आपको ठीक है यहां पे अजम्पशन करके दूं तो ये कितना हो गया जी, 10x मान सकते हैं। अब इसी में अपना जब स्पीड बढ़ाया तो यहां से वो कितना अधिक चल लेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 किलोमीटर, और यदि हम लोग स्पीड की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 14x के बराबर होगा, मतलब कुल मिला के यदि मैं देखूं तो 4x की वैल्यू हम लोग को 20 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगा, और यदि इसकी वास्तविक दूरी की बात करें तो वास्तविक दूरी 10x है, मतलब 10 पंचे 50। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, बना करके देखना है इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 102 अवरोही क्रम में है। ठीक, तो इसको जैसे मैं आप लोग को बताया था कि या तो आप इसको दशमलव विधि से बना सकते हो या फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहिए। ठीक, उससे भी आप बना सकते हो, जैसे ऑप्शनल आप चेक करोगे सारे वही ऑप्शन है। मैं डी को ले रहा हूं तो 11/17, ठीक है, 7/11। अब यहाँ पे अवरोही लिखा है, अवरोही मतलब घटते क्रम में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 100, ठीक है, 21 आप लिख सकते हैं, और 17 का 17 से लिखें तो 119। चलिए ये दोनों तो घटते क्रम में है। अगला 7/11 से 5/9 है, तो 5/9 को लिख लेते हैं, 9 सत्ते 63 और 11 पंचे 55, इनका क्रम भी घटते क्रम में है। यदि हम लोग अगले को लिखें तो 8 यहां पे लिख सकते हो 15, 15 पंचे 75 और 8 निया 72, मतलब आपको तुलनात्मक रूप से एक घटता क्रम यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक, यदि आप इसको इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर पाते तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप क्या करो, पहले इनका ठीक है दशमलव रूप ले लो, इनको भाग दे दो, और भाग देने के बाद आप देख लो कि कौन सा बड़ा है, और बड़े से छोटे क्रम में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, लिख सकते हैं।
वैसे जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखो आपको अगला क्वेश्चन जो था ये भी काफी सरल पूछा गया। जैसे हम लोग बात करें तो एक त्रिभुज से रिलेटेड था, ठीक है। आपको उनकी भुजाओं का अनुपात दिया था 1/2, 1/3 और 1/4। तो पहले तो सरल अनुपात लिख लेते हैं। जैसे आप लोग एक त्रिभुज देख रहे हो ना, ध्यान देना। तो ये 1/2 था, 1/3 था और 1/4। तो यदि मैं सरल अनुपात लिखूं तो पहले तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लिखूंगा। कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। अब 12 आ गया मतलब 12 को 2 से भाग, 6, 3 से भाग, तो यहाँ पे 4 और 4 से भाग 3, मतलब उनका अनुपात कितना मिल गया जी? तो 6, ठीक, 4 और 3 सबको जोड़ेंगे 13 के बराबर है। और 13 को यदि हम लोग लिखें तो 156, इसीलिए एक किसके बराबर होगा? तो 12 के बराबर लिख सकते हैं। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसको। और सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी पूछा, इसीलिए 12 का 6 से गुणा होगा, कितना लिखेंगे? तो लिख सकते हैं 72 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे यदि आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित था। अब रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रहा है तो उस समय अपनी लंबाई के साथ साथ ठीक उस पुल की लंबाई को भी पार करेगा। तो हम लोग जब इसमें लिखते हैं समय बराबर, ध्यान दीजिएगा, समय बराबर, तो पहले लंबाई की बात होती है। 110 प्लस 132 ये उनकी लंबाइयां थी। जबकि यदि मैं चाल की बात करूं तो 72 गुणित 5/18 में लिखूंगा, ठीक है। 18 से ये 4 बार, मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना जी? 20। ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? तो लिख सकते हैं 242 और बटे में कितना? 20। सॉल्व करके देखिए, आंसर आपको मिल जाएगा 12.1। तो आपका आंसर क्या होगा? तो लिख सकते हो ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला 105। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। एलसीएम का ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्लियर रखिएगा, ठीक है, उन दोनों का गुणनफल होता है। और उन दोनों के गुणनफलों को यदि हम लोग लिखें, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? उन दोनों का गुणनफल एलसीएम के बराबर होगा, जो 161 के बराबर है। तो यहीं से आप यदि इसको इक्वेट करते हो 161 को, ये 7 से कैंसिल होता है। तो x बड़ा है बोला गया, इसीलिए x की वैल्यू मैं 13 ले रहा हूं और y की वैल्यू 7। आप लोग भाग दे करके देखेंगे कि 7 और 23 का गुणनफल होता है 161, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया है x ग्रेटर देन y, इसीलिए मैं उसको क्या लेकर के चला? तो x की वैल्यू 23 हो जाएगा, सॉरी जी 23 है, और y की वैल्यू 7 है। तो यदि हम लोग वहां पे पूछा जा रहा है उसको लिखें तो 3 का गुणा y से, 3 सत्ते 21 और माइनस क्या हो जाएगा? 23। ओवरऑल आप आंसर लिखेंगे -2, तो ये उसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 106 नंबर का क्वेश्चन जो दिख रहा है, ठीक है, हर के परिमेयकरण पर आधारित है। जो रेशनलाइजेशन आप लेते हैं उन पर बेस्ड है। तो पहले तो इसको आप लोग सॉल्व करना सीखो। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो इसकी वैल्यू पूछा है, तो पहले परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि ऊपर की संख्या का हम लोग को वर्ग मिल जाता है और नीचे की संख्या उनके सेपरेट सेपरेट वर्गों में विभक्त हो जाती है, जैसे √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो नीचे आपको 1 मिल गया, ऊपर आपको a-b का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो पहले √2 का स्क्वायर लोगे, प्लस 1 का स्क्वायर लोगे, और प्लस सॉरी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -2√2। आप इस प्रकार से लिखोगे a² + b² -2ab, ठीक है। इतने को सॉल्व करेंगे तो 2 और 1, ये आपको 3 मिल गया। और 3 में से देखो, ठीक है, 2√2 आपको माइनस करने की बात हो रही है, तो जब 2√2 आप माइनस करोगे तो 2.828 मिल जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 0.172, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 107, ठीक है। इसमें वर्ग का विकर्ण दिया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या लिखते हैं? √2 a के बराबर, भुजा के बराबर। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे, √2 a हम लोग को दिया गया है 20, तो a की वैल्यू 20/√2 हो जाएगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यहां पे हम लोग यदि इसको इक्वेट करते हैं तो यही हम लोग को मिल जाएगा 10√2। परिमाप आप जानते हो 4a के बराबर होता है, तो 4 × 10√2, आंसर आपको मिल जाएगा C 40√2, ठीक है, यह आंसर होगा। यदि हम लोग बात करें अगला 108 वाले क्वेश्चन की, तो ये तो वही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे, ठीक है। शिक्षक वाले पेपर में तो वही क्वेश्चन रिपीट था, बस ये संख्या को उसने इंटरचेंज कर दिया।
तो 6 CP इक्वल्स टू 4 SP। यहां से आपको CP और SP का एक रेशियो मिल जाएगा जो कि 4 और 6 होगा। आप इसको भी इक्वेट करोगे तो 2 और 3 का मिलेगा, वहां भी 2 और 3 का मिल रहा था, दोनों का डिफरेंस 1, CP 2 और गुणित 100। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 2 क्वेश्चन और है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ये आया कि वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे 2/5, 15/21 और 7/10 और क्या लिखा 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पहले तो उसको कैंसिल करके हम लोग देखते हैं कि क्या मिलेगा। तो जैसे 15 सत्ते 105 और 21 पंचे 105, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 5 बार, मतलब मिल गया 3/40। अब देखो सारे ऑप्शंस में आपको 40 40 40 दिख रहा है। ठीक, तो यदि 3/40 में हम लोग जोड़ते हैं 23/40, तो 23 और 3 26 होगा, 26/40 वर्ग संख्या नहीं है। 35 3 38 होगा, वो भी नहीं है। ठीक है, 37 3 40, तो 40/40 यदि हम लोग लिखें तो 40/40 1 के बराबर है, और 1 जो होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, आप लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका आंसर हो जाएगा जी यहां से कितना लिख सकते हो C 37/16। ठीक, वैसे ही अगला क्वेश्चन है केले की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण 7.8 रुपए में 3 केले कम उपलब्ध हैं। केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग प्रत्येक केले की बात कर लेते हैं कि एक केले का क्या होगा। तो जब एक केले की बात करेंगे तो पहले हम लोग हमेशा लिखते हैं कि कितने रुपए की बात हो रही है, कितनी मात्रा की बात हो रही है, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई है, और बटे में क्या 100। याद रखना ये वर्तमान या नए मान के लिए होता है, लेकिन इसी को यदि आप पुराने में जाते तो यहां पे क्लियर रखना वृद्धि के पास में वृद्धि रहता नीचे में, लेकिन 100 के साथ वो वृद्धि ऐड हो जाता। ठीक, सॉल्व करेंगे तो मूल्य है 7.8 इंटू प्रतिशत वृद्धि 30 अपॉन में 3 इंटू 100। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे आपको ऊपर मिल जाएगा 78 और बटे 100। तो ये एक केले का है 12 केले के लिए इंटू 12, और इधर भी क्या हो जाएगा 12। अब सॉल्व करोगे इसी को तो 12 का 78 से गुणा करेंगे 936 आ जाएगा जी, और बटे में 100। इसी को आप सॉल्व करोगे तो 9.36। ठीक है, आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है, आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक, टेलीग्राम के माध्यम से आपको, ठीक है, ग्रुप में अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।